अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम बच्चे पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसमें हमने ये देखा था कि जब बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती तो देन बॉडी अपनी मोशन को या अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये देखेंगे कि अगर नेट फोर्स अप्लाई करें बॉडी के ऊपर तो वो उसमें बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो यहाँ से हम ये सीखेंगे कि जो फोर्स है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है बॉडी में, और जिस बॉडी का मास हमें पता होता है। अब इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, हम इसको पहले देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन साइकिल ऑफ मोशन, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको ऐसे पूछा जाता है। सबसे पहले स्टेटमेंट है, तो मैंने जैसे बताया है, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करें तो वो नेट फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है, और एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हम नेट फोर्स को जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, और अगर बॉडी का मास ज़्यादा हो, तो वो एक्सेलरेशन कम पैदा होता है। हम इसको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। आप एक इमेजिन करें ट्रक और कार के एग्ज़ाम्पल को, और अगर हम उसको एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, उसको धक्का लगाते हैं कार को, और 5 पर्सन है तो कार को धक्का लगाया, कार चल पड़ती है, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं हम। लेकिन वही 5 पर्सन अगर ट्रक को एक्सेलरेट करना चाहें तो वो नहीं कर सकेंगे। यहाँ से क्या पता चला कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा हुई है, और जिस बॉडी का मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा हुई है। और इससे हमने क्या सीखा कि जो फोर्स है, वो जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी चीज़ को हमने ऐसे डिस्क्राइब कर दिया है। अब if a net force act upon a body, it accelerate the body in the direction of force. The magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of force. जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितनी ज्यादा फोर्स होगी, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द mass ऑफ बॉडी। ये चीज आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन की बात हुई है। बच्चों को पहली दफा ये पता चलेगा कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और इनवर्स रिलेशन क्या होता है। आप ये समझे, डायरेक्ट रिलेशन में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी कम हो तो ये इनवर्स रिलेशन है। हम इसको सादा सी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर एक मकान को कंस्ट्रक्ट करना है, तामीर करना है, उसके लिए एक जो है कंस्ट्रक्टर उसको बना सकता है। लेकिन अगर हम उसको बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें, तो फिर क्या होगा, दिन कम लगेंगे उसको बनाने पे। मतलब एक चीज़ हमने बढ़ाई है, दूसरी कम हो गई है, तो ये इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में ये आप समझ लें कि अगर पेट्रोल की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती है, तो आप देखते हैं के साथ इन्फ्लेशन, जो महँगाई है वो भी बढ़ जाती है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। हम इसको आगे जो हमारा टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग कैसे समझ सकते हैं? तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? F इज़ इक्वल टू ma। एक्सप्लेनेशन में if net force of magnitude F act on the body of mass m and produces acceleration of magnitude a, then the second of motion can be calculated mathematically। जैसे कि देखिए बच्चे, एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसके सामने जो भी सिंबल लिखेंगे उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। फिर अगर ओवर में लिखेंगे तो इनवर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर आपको इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, एफ ओवर एम हो जाएगा। और जब भी बच्चे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को एंड करना है, खत्म करना है, रिमूव करना है, दो चीजें आपने याद रखनी है। क्या? एक इक्वलिटी और कांस्टेंट। और जब ये दोनों चीजें हों तो हम वापस जा सकते हैं। ये रिवर्सिबल है, मतलब ये खत्म करेंगे तो ये दो चीजें आएंगी, ये खत्म करेंगे तो वापस चले जाएंगे। एफ ओवर एम साथ लिखा जाएगा, इसको एंड किया, इक्वल और कांस्टेंट लिख दिया। अब उसके बाद देखें, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, ये आपने हेडिंग देनी है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। हियर एफ इज इक्वल टू, अगर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें किस बॉडी पर जिसका मास 1 केजी हो, तो देन एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो हम इसको ये पैरामीटर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसमें k की वैल्यू क्या आएगी 1। कैसे, आप जरा देखिएगा, मैं k को कांस्टेंट को k कह देता हूँ, तो a विल बी इक्वल टू k F/m। ये अब यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी किस बॉडी पे, 1 kg बॉडी पे, तो फिर 1/1 1 ही रहेगा और एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आएगी की बचे 1। हम इसको इसमें पुट करके भी देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसी इक्वेशन को, a विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 है, 1 इनटू F/m ही रहेगा ये, और यहाँ से आप m को a से मल्टीप्लाई करें, F इज इक्वल टू m में आ गया। ये हमने सेकंड लॉ को प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। देन 1 न्यूटन फोर्स क्या होगी, 1 न्यूटन फोर्स होती है, अगर फोर्स 1 न्यूटन है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने वो 1 न्यूटन फोर्स जो बॉडी पे अप्लाई की है, किस बॉडी पे 1 केजी मास पे, तो देन उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देन जो अप्लाइड फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। इसी को डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 केजी। देन हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, फोर्स 1 न्यूटन है और जिस बॉडी पे अप्लाई की उसका मास कितना है 1 केजी और कितना एक्सेलरेशन पैदा किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 into 1 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था हमारा सेकंड लॉ। अब इसको आप समझ सकते हैं कि एक बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा है और दूसरी बॉडी जिसका मास बहुत कम है, क्या दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अटैक करती हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, एक ही फोर्स से अटैक करेंगी। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अटैक करती है। आपने सुन रखा है कि न्यूटन्स ने जब वो एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा था तो ऊपर से एक एप्पल जब जमीन उसको अटैक करती है तो नीचे गिरता है, तो न्यूटन को फिर समझ आती है कि ये कोई फोर्स है जिसने इस एप्पल पे फोर्स लगी है और एप्पल को नीचे लेके आई है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो और ये फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, मतलब अर्थ जितनी एप्पल पे फोर्स अप्लाई करती है उतना ही एप्पल अर्थ पे फोर्स अप्लाई करता है। तो फिर ये बात थोड़ी समझने में डिफरेंट है। अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है उतनी फोर्स से और एप्पल नीचे चला जाता है, अर्थ की तरफ आता है, तो एप्पल भी तो उतनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाती। इस चीज को आप सेकंड लॉ से आराम से समझ सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चे, आप देखें अर्थ ये है और यहाँ पे एप्पल है, लेट्स सपोज एक ट्री पे, और ये तो डाउनवर्ड आता है लेकिन अर्थ अपवर्ड नहीं जाती। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि एप्पल का मास जो है वो बहुत कम है जबकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो आप इस सेकंड लॉ से रिलेशन देखें, ए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब अगर मास बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। अर्थ का मास क्योंकि बहुत ज्यादा है इसीलिए ये एप्पल की तरफ एक्सेलरेट नहीं करती, जबकि एप्पल का मास क्या है बहुत कम है और एक्सेलरेशन क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट करता है। हम इस एग्जांपल को इस सेकंड लॉ से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी और इसको बच्चे अच्छे तरीके से समझना, इसके रिलेटेड एमसीक्यू न्यूमेरिकल भी आपने करने हैं। अल्लाह हाफिज।